हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए ट्रेड। और ट्रेड में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि सिलेबस में जो मेंशन किया है ट्रेड से आपके 60 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 60 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन रहेगा 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें यहाँ से हम 250 क्वेश्चन करवाएंगे न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो आप इस सीरीज को देखते हैं, यदि वीडियो का एंड तक आप देख लेते हैं सीरीज को, तो यहाँ से आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आज हम सेट नंबर 1 कवर करेंगे और लगभग यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नियर अबाउट यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें उसी क्वेश्चन को लिया गया है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखें और इस सीरीज को पूरा जरूर देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f, जिसको वायु में रखा जाता है, को एक द्रव में इसका जो अपवर्तनांक है कितना है 4/3 है, में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी। ठीक है, यानी कह रहा है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f है को एक द्रव में डुबोया जाता है, द्रव में दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी या फोकस लंबाई क्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पिक आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि देखिए होता क्या है कि दर्पण में द्रव को डुबोने से उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दर्पण को जब किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसी का अपोजिट होता है लेंस में। ठीक है, लेंस को ये द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकस दूरी जो है प्रभावित हो जाती है, यानी फोकस दूरी उसकी घट जाती है। तो सिंपली हमारा यहाँ से पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे दर्पण की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एफ ही रह जाएगा, क्योंकि दर्पण को द्रव में डुबोने से उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस लंबाई f है, को एक द्रव में डुबोया जाता है, तो दर्पण को द्रव में डुबोएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए द्रव की जो दर्पण की फोकस लंबाई होगी या फोकस दूरी होगी वही रहेगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी फोकस लंबाई वही रहेगी। अब अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, फोकस दूरी होती क्या है? फोकस दूरी f बराबर जो होती है r/2 होती है। राइट, क्या होती है? फोकस दूरी f बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या जो है r से डिनोट होती है। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है? 20 सेंटीमीटर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी यहाँ पे हम 20 रख देंगे और अपान में 2 कर देंगे। ठीक है, यानी इसका जब यहाँ से काटेंगे तो 2 दहा में 20, यानी कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर में आंसर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, तो 2 दहा में 20, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको बता दें कि थर्मोडायनेमिक्स और उसका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के सिलेबस में मेंशन किया है, वहाँ पे इसका पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहें फ्रेंड्स। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें जरूर से जरूर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। सपोज दैट कोई अगर टेम्परेचर अगर सेल्सियस में है, उसको अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं? सिंपली 273 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, क्योंकि जो फार्मूला होता है C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपान 180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमने जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था। ठीक है,
तो कोई भी सेल्सियस में वैल्यू हो, अगर उसे केल्विन में चेंज करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, 273 को ऐड कर देते हैं। सपोज दैट जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर इसको केल्विन में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0 हासिल हो जाएगा 2, और 7 3 10 2 12, ठीक है, 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 220 हो जाएगा, ठीक है, 210 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर अगर केल्विन में देखें तो 210 हो जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सेल्सियस को यदि केल्विन में चेंज करना है तो आपको 273 वहाँ पे ऐड कर देना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत जिसका प्रतिरोध में V का विभवांतर जो है बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे सिंपली वही चीज़ पूछ रहा है, जैसे फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, एक प्रतिरोध में से जब विद्युत धारा I प्रवाहित होती है तो जब स्रोत प्रतिरोधक में V विभवांतर बनाए रखता है तब उस समय जो है टी टाइम में जो है आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, आपूर्ति की मात्रा जो है VIT होती है। क्या होती है, VIT, ठीक है। तो इस फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि इस पर जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपको जरूर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बस फार्मूला क्या होता है, VIT, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके लिए कब होता है, जब एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और विभवांतर V हो और t समय में की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, तो ऊर्जा की मात्रा E = हो जाएगी VIT हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध जो है दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा जो है आधी हो जाती है, तो यह जो है किस कारण से होता है। तो ऐसा किस कारण से होता है यहाँ पे पूछ रहा है। सिंपली हम जानते हैं V = क्या होता है, V = IR होता है। ऐसा हम कैसे जानते हैं, ओम के नियम से। क्या जानते हैं, V = IR होता है। अब यहाँ पे अगर आप रिलेट करेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ पे किसको रिलेट करा है, तो यहाँ पे I से पूछ रहा है, ठीक है, विद्युत धारा पूछ रहा है। तो धारा जब V = IR होता है तो यहाँ I की वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। तो ऐसा आपको केवल ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, I = V/R। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जिस प्रकार जैसे V = IR होता है, इससे रिगार्डिंग जो है 2-3 क्वेश्चन और बनता है। जैसे किसी चालक की लंबाई बढ़ने से क्या होता है, देखिए किसी चालक की लंबाई जो है बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। और अगर ताप बढ़ने की बात करें तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। और किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, राइट। यानी किसी चालक का प्रतिरोध जो है किस पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है, इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी इसके द्वारा तय की जाती है, ठीक है। कह रहा है कि हवा में ध्वनि जो है 333 मीटर पर सेकंड इसकी चाल दिया है, ठीक है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी तय करती है, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, मतलब किसके द्वारा तय की जाती है। तो यह जो है अशांति के द्वारा तय की जाती है। या 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। देखने में जैसे लग रहा है न्यूमेरिकल है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो कह रहा है किसके द्वारा तय की जाती है, तो अशांति के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। जब यहाँ पे सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, यानी जो विद्युत रोधी होते हैं उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो यहाँ पे इसकी प्रतिरोधकता जो होती है 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर होती है किसकी, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार जो है 300 न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या हो जाएगा। देखिए सिंपली हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जो पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार जो है 300 न्यूटन है,
ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार कितना हो जाएगा। सिंपली हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जो होता है जी का जो मान होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है, ठीक है। तब जब यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे पृथ्वी पर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 300 मल्टीपल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 1800। 1800 क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। यानी यदि कोई इंसान बोलता है और उसके बाद प्रतिध्वनि जैसे आती है, ठीक है, एक कमरे में प्रतिध्वनि आती है, कोई हाल है, जैसे किसी हाल में आप चले गए, ठीक है, वहाँ पे आप बोले और उसके बाद दोबारा आवाज़ जो लड़ के आती है वही कहती है प्रतिध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि वही सुनने के लिए कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। कितना, 0.1 सेकंड का। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में उपयुक्त यहाँ विकल्प भरना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो 18 वोल्ट बराबर यहाँ पे मल्टीपल 3 ओम दिया है, तो आपको यहाँ से पिक आउट करना है कि क्या होगा। तो देखिए ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियमानुसार क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए यहाँ पे V की वैल्यू कितना दिया, 18 वोल्ट दिया है। क्या दिया है, 18 वोल्ट दिया है। और R की वैल्यू कितना दिया है, 3 ओम दिया है। क्या दिया है, 3 ओम। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, धारा जो होती है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे आप सिंपली अगर 6 एम्पियर रखेंगे तो 6 × 3 करेंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको एम्पियर, वाट, जूल और मिली एम्पियर में यहाँ पे आपको टिक करना था कौन सा यहाँ पे उपयुक्त होगा। तो ये फार्मूला यदि याद रहेगा तो आप यहाँ से इजीली कर जाएंगे, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ पे V की वैल्यू दे रखा है, R की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे सिंपल सी I की वैल्यू बच गई। तो I का मान क्या होता है, एम्पियर में होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया 6 एम्पियर, तो 6 × 3 करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी जो है फोकल लंबाई क्या होगी। देखिए बात करें लेंस की किस्म की, तो यहाँ पे फोकस दूरी प्लस में दिया है, इसलिए यह उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गए, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस दूरी जो दिया है लेंस की, यहाँ पे शक्ति दिया है प्लस में दिया है। प्लस का मीन्स जो होता है उत्तल होता है, और माइनस का मीन्स क्या होता है, अवतल होता है। तो यहाँ पे प्लस दे दिया है तो यहाँ पे उत्तल होगा, तो उत्तल से यहाँ 2 ऑप्शन कट गए, यहाँ पे अवतल दिया है। अब या तो पहला होगा या तो सी वाला होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए सिंपली हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। शक्ति P इज इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन यहाँ फोकस लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, फोकल लंबाई, तो F इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितना दिया, शक्ति 1/2 दिया है। तो यहाँ से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 0.5 मीटर। यानी यहाँ पे उत्तल हो जाएगा और 0.5 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फार्मूला क्या याद रखना, शक्ति P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है E है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। देखिए आपको बता दें कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन एबीटी के सिलेबस में पूरा भर भर के दिया है, इसलिए यहाँ उस टाइप के ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। तो एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है। तो यह जो है IT/E के माध्यम से किया जा सकता है। किसके माध्यम से, IT/E के माध्यम से। यानी जो I होता है यहाँ पे विद्युत धारा हो गई, क्या हो गई, विद्युत धारा, और यहाँ पे T क्या हो गया, समय हो गया, और E जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है। E जो होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, इसलिए कह रहा है कि IT/E होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर क्या होता है। देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है, जब वहाँ पे वर्क टाइम एंड एनर्जी हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे पूरा मेंशन किए थे, ठीक है, 140 क्वेश्चन वहाँ से करवाए थे। तो देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल
पर सेकंड होता है। क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड होता है। तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपली हम जानते हैं कि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है और शक्ति P इज इक्वल टू क्या होती है? W/T होती है, यानी कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कई बार यहाँ से और पूछता है कि 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 1 वाट घंटा बराबर जो होता है 3600 जूल होता है। क्या होता है? 3600 जूल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक कितना होता है? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक पूछ रहा है। तो सिंपली आप जानते हैं कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? यह होता है 1.003 होता है। ठीक है, तो रिसेंटली में एक पेपर हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है 1.003 वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के आधे के बराबर हो और त्रिज्या 1/3 के बराबर हो। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है जी है, तो इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या हो जाएगा? देखिए त्वरण जो होता है सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वरण जो है 9/2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/2g हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? देखिए आपको बता दें कि जो सिलेबस मेंशन किया है उसमें यूनिट्स चैप्टर मेंशन किया है। क्या किया है? यूनिट्स। तो यूनिट्स में आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे नोट बना लीजिएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁶ मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। 1 फेम्टोमीटर बराबर क्या होता है? 1 फेम्टोमीटर बराबर 10⁻15 मीटर होता है। 1 एटोमीटर बराबर 10⁻18 मीटर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो 1 पारसेक बराबर जो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे। अब चलते हैं, इसका हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर बराबर जो हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपातिक मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, m/r² होता है। क्या होता है? m/r² होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात कितना होता है? m/r² होता है। अगला क्वेश्चन है कि मान ले एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों जो है पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अनुपात कितना होगा? तो त्वरण जो हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 2a हो जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण जो हो जाएगा 2a हो जाएगा, यानी जो त्वरण आएगा उसका 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा? उत्पन्न यहाँ पे करंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू IT होता है। ठीक है, Q इक्वल टू IT होता है। यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर Q/T हो जाएगा। तो Q की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है? तो Q की वैल्यू यहाँ पे किसी क्रॉस सेक्शन 2 कूलाम,
तो Q का मतलब क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 2 कूलाम दे दिया है और उसका T की वैल्यू कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे I मीन्स एम्पियर हो गया, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पे 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको फार्मूला क्या याद रखना है, Q इज इक्वल टू IT होता है, बस इसी फार्मूले पे लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु जो है बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य की मात्रा होगी। ठीक है, किए गए कार्य की मात्रा पूछ रहा है कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर जो होता है FS होता है। क्या होता है, W बराबर FS होता है। तो यहाँ पे W बराबर जो होता है FS होता है, और F की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, F की वैल्यू जो है 1 न्यूटन दिया है। ठीक है, 1 न्यूटन, और GS यानी चली गई दूरी, ये भी कितना है, 1 मीटर है। तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना हो गया, 1 गुणे 1 यानी 1 हो गया, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल में होता है। तो W बराबर FS यानी 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हार्स पावर बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कार्य शक्ति ऊर्जा यहाँ से सिलेबस में मेंशन किया है। तो 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। देखिए, मशीनों की जो शक्ति होती है उसको अश्व शक्ति भी कहते हैं। जो मशीनों की शक्ति होती है उसको क्या कहते हैं, अश्व शक्ति भी कहा जाता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, तो HP के द्वारा। ठीक है, यानी हार्स पावर के द्वारा डिनोट करते हैं। और वाट सेकंड जो होता है ऊर्जा या कार्य का SI मात्रक होता है। वाट सेकंड जो होता है, वाट सेकंड ऊर्जा या कार्य का SI मात्रक होता है, जिसे जेम्स वाट के नाम पर रखा गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको जरूर आप लोग पेन डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान M वाली एक वस्तु V के साथ जो है स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा K है। यदि इसका वेग जो है दोगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा जो होती है हाफ mv² होती है। ठीक है, हाफ mv²। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगी। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यानी 4K हो जाएगी। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 4K हो जाएगी, यानी 4 गुना हो जाएगी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जब बल दिया है तो यानी F की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 21 न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे 3 किलोग्राम द्रव्यमान यानी M की वैल्यू कितना दिया है, 3 किलोग्राम दिया है। ठीक है, तो सिंपली आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू MA होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है, MA होता है। और यहाँ से हमसे पूछ क्या रहा है, त्वरण पूछ रहा है। तो त्वरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई M हो जाएगा। ठीक है, F बाई M हो जाएगा। F की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 21 दिया है। F की वैल्यू यहाँ पे 21 दिया है, और उसके बाद M की वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहाँ पे मीटर पर सेकंड रहता है सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही बटे से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ बटे जब हटेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, यानी किसके द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए, क्वेश्चन इसी लेवल का पूछता है, इसलिए क्वेश्चन इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक के करंट में I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक जो में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी VIT के द्वारा दर्शाई जाती है। यानी स्रोत प्रतिरोध यदि R है, यानी प्रतिरोध जो है R है और करंट I है और इसमें विभवांतर V है। ठीक है,
तो और टी समय में की गई ऊर्जा की खपत किसके द्वारा दर्शाई जाएगी, तो यह VIT के द्वारा दर्शाई जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह था आज का सेट नंबर 1। यहाँ से हमने न्यूमेरिकल पोर्शन कवर किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक जो है हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।